देशभक्त कवि, महान साहित्यकार सुब्रमण्यम भारती। देश के स्वाधीनता संग्राम में जहां कुछ देशभक्तों ने अपने तेजस्वी भाषणों नारों से विदेशी सत्ता का दिल दहलाया, वहीं कुछ ऐसे साहित्यकार भी थे जिन्होंने अपने काव्य बाणों से विपक्षी को आहत किया। हिंदी में यदि मैत्री शरणगुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्र कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर आदि ने अपने काव्य रचनाओं से भारतीय नवयुवकों के मन में देश प्रेम के भाव भरे, तो देश की अन्य भाषाओं में भी ऐसे देशभक्त कवि साहित्यकार हुए जिनकी रचनाओं ने अंग्रेजी राज्य की जड़ें हिला दी। तमिल भाषा के ऐसे ही कवि थे सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती 20वीं सदी के महान तमिल कवि थे। उनका नाम भारत के आधुनिक इतिहास में एक उत्कट देशभक्ति के रूप में लिया जाता है। देश के स्वतंत्र संग्राम के लिए उन्होंने जिस शस्त्र का प्रयोग किया वो था उनका लेखन, विशेषतः कविता। उनकी कविताओं ने तमिल वासियों को जागरूक कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सुब्रमण्यम भारती का जन्म तमिलनाडु में एक मध्यवर्गीय परिवार में 11 दिसंबर 1882 को हुआ था। उनके पिता का नाम चिन्ना स्वामी अय्यर और मां का नाम लक्ष्मी अम्माल था। बचपन में भारती को सुब्बैया कहकर बुलाया जाता था। बचपन से ही वे कविताएं लिखने और उनका पाठ करने का बहुत शौक था। पट्टेपुरम के राजा ने 11 वर्षीय सुब्बैया को दरबार में कविता पाठ करने के लिए आमंत्रित किया। राजा के दरबार में एकत्र हुए विख्यात कवि उनका कविता पाठ सुनकर दंग रह गए। उन्होंने उन्हें भारती की उपाधि से सुशोभित किया। इस तरह वे सुब्रमण्यम भारती के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जब सुब्बैया 14 वर्ष के थे, उनका विवाह हो गया था। उनकी पत्नी चल्लमान उस समय 7 वर्ष की थी। कुछ दिनों बाद सुब्बैया के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। 1898 में भारती आगे पढ़ने के लिए वाराणसी अपनी काकी के पास चले गए। बनारस में उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाएं सीखी। बनारस में रहते हुए भारती के व्यक्तित्व में बहुत परिवर्तन आया। उन्होंने बड़ी बड़ी पैनी मूंछ रख लिए। वे सिर पर पगड़ी पहनने लगे। उनकी विचारधारा में भी महान परिवर्तन आया। उनके हृदय में उग्र राष्ट्रीयता के बीज के कारण उन्हें ब्रिटिश राज के बंधन में बंधे भारतीयों का दुख व उनकी पीड़ा महसूस होने लगे। अपने साथ देश प्रेम की भावना सुलगाई देशभक्त कवि भारती 4 वर्ष बाद बनारस से घर लौटे। जीविका के लिए वे चेन्नई में प्रसिद्ध तमिल दैनिक स्वदेशी मित्र में सहायक संपादक ICS से नौकरी करने लगे, जिसके संपादक थे महान नेता श्री सुब्रमण्य अय्यर। अपने गीतों के माध्यम से भारतीय लोगों के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना जागने लगे। जंगल की आग की तरह फैलते फैलते ये गीत शीघ्र ही राज्य के अधिकतम व्यक्तियों के हृदय तक पहुंच गए। सन 1907 में भारती ने सूरत में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। उग्रवादी विचारों से प्रभावित होने के कारण उन्हें यह विश्वास हो गया था कि नरमपंथी दृष्टिकोण से देश कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। उनके मन में बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के प्रति बहुत सम्मान उत्पन्न हो गया। वे लोग क्रांतिकारियों की तरह भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने को तत्पर थे। उन्हें लगा कि स्थिति क्रांतिकारी मोड़ लेना चाहती थी। भारती का देशभक्तिपूर्ण लेखन बहुत शक्तिशाली होता जा रहा था, फिर भी कोई उसे चापने को तैयार नहीं था। लोग सरकार के क्रोध से डरते थे, यहाँ तक कि स्वदेश मित्रन के संपादक ने भी उनके दृढ़ उग्रवादी विचारों को छापने से इनकार कर दिया। इसलिए भारती ने त्यागपत्र दे दिया।
और सन 1907 में वे अपना ही इंडिया नामक एक साप्ताहिक निकालने लगे। इसमें वे अपने विचारों को स्वतंत्रता से छापते और जनता उत्सुकता से उन्हें पढ़ती। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन भड़कता जा रहा था। शासकों ने इस दबाने के लिए नेताओं और आंदोलनकर्ताओं को पकड़ना और जेल में बंद करना शुरू कर दिया। भारतीय किसी भी दिन अपनी गिरफ्तारी के वारंट का इंतजार कर रहे थे। उनके दोस्त और अनुयायी नहीं चाहते थे कि वे सिंहचोंग के पीछे बंद होना, इसलिए गिरफ्तार से बचने के लिए भारतीय सन 1908 में पांडिचेरी चले गए। वहाँ भी ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर उनकी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखे हुए थे। भारतीय को उन गुप्तचरों का पता लग गया था। अपने दुखपूर्ण क्षणों में भी भारतीय का ईश्वरीय शक्ति पर से विश्वास नहीं हटा। इससे उन्हें पांडिचेरी में सबसे कठिन समय बिताने का सहायता मिली। जब उनके पास धन नहीं था, उनके प्रशासकों ने आर्थिक रूप से और अन्य तरीकों से उनकी मदद की। यहाँ तक कि मकान का किराया ना देने पर भी उनके मकान मालिक ने उन्हें कुछ नहीं कहा। भारतीय स्वयं किसी से सहायता नहीं मांगते थे। सहायता मांगने से उनके स्वाभिमान को ठेस लगती थी, किंतु गरीबी उनकी उदारता को कम नहीं कर पाई थी। एक बार उन्होंने अपना बहुमूल्य जरी के बॉर्डर वाला अंगास्त्र तक, जिसे किसी अमीर प्रशंसक ने उन्हें दिया था, एक गरीब को दे दिया था। जब सलमान ने इस बात के लिए उन्हें डांटा तो वे हंस दिए और बोले कि उस गरीबी आदमी पर वो अच्छा लग रहा था। दूसरों की खुशी उनकी अपनी खुशी थी। वे अपने लेखन में अक्सर यही बात व्यक्त करते थे कि समस्त जीवन प्राणी उस सर्वोच्च शक्ति की अनुपम रचना है और उसकी नज़र में हम सब बराबर हैं। ऐसा लगता था कि जंगली जानवर भी भारती के सच्चे प्यार को पहचानते थे। एक बार जब भारती और सलमान चिड़ियाघर में घूम रहे थे, वे शेर के पिंजरे के बहुत करीब चले गए और जंगल के राजा को बुलाकर उससे बोला कि कविता का राजा तुमसे मिलने आया है। जवाब से शेर दहाड़ा और उसने भारती को अपना स्पर्श करने दिया। आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर अन्य दर्शक भौंचक्के रह गए। भारती को बच्चों से बहुत प्यार था। उन्होंने बच्चों के लिए द चाइल्ड सॉन्ग लिखा, उसे धुन दी और गाया भी। भागो और खेलो, भागो और खेलो, आलसी मत बनो मेरे प्यारे बच्चों। मिलजुल कर खेलो, मिलजुल कर खेलो, कभी भी घबराओ नहीं मेरे प्यारे बच्चे। यही जीवन का ढंग है मेरे प्यारे बच्चों, यही जीवन का ढंग है मेरे प्यारे बच्चों। भारतीय ने स्वतंत्र भारत के ऐसे लोगों की कल्पना की थी जो उच्च विचारों को आत्मसात कर उन्हें बढ़ावा दे। वे सहज ही पिछड़ी जाति के हिंदुओं और मुसलमानों से हिलमिल जाते थे। अब तक गांधी जी का सार्वभौमिक प्रेम व भाईचारे का संदेश देश भर में चारों ओर फैलने लगा था। उससे प्रभावित होकर भारती ने लिखा, रे मेरे मन मधुर, दबा दिखा शत्रु पर, उनका विजयनाद का गीत, उनका विजयनाद का गीत जिस पर नृत्य भी किया जाता है, कहता है मानव मानव एक समान, एक जाति की हम संतान। यही दृष्टि है खुशी आज की, यही दृष्टि है खुशी आज की। बजा नगाड़ा करो घोषणा प्रेम राज्य की, बजा नगाड़ा करो घोषणा प्रेम राज्य की। भारती ने गांधी जी की प्रशंसा में कविता लिखी, बहुत वर्षों तक जीवो गांधी महात्मा। भारती गांधी जी से चेन्नई में सन 1919 में केवल एक बार मिले थे और वह भी कुछ क्षणों के लिए। गांधी जी ने राजा जी और अन्य कांग्रेस नेताओं और देशभक्तों से कहा था,
भारतीय देश का एक ऐसा रत्न है जिसकी सुरक्षा और संरक्षण करना चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी ही उनका अंत आ गया। भारतीय नियमित रूप से मंदिर जाते थे। वहाँ मंदिर के हाथी को नारियल देने में उन्होंने कभी भी चूक नहीं की। एक दिन हाथी मस्ती में था। इस बात से अनभिज्ञ भारतीय हमेशा की तरह नारियल खिलाने उनके करीब गए। हाथी ने उनके अपनी विशाल सूंड मारी। वे एक उखड़े हुए पेड़ की तरह गिर गए। वे बुरी तरह घायल हो गए। भीड़ जमा हो गई और उन्हें देखने लगी, पर कोई भी पास जाकर उसे बचाने की हिम्मत ना जुटा पाया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जैसे ही यह खबर भारती के घनिष्ठ मित्र कानन के कानून तक पहुंची, वे भागे हुए आए और उन्होंने भारती को बचाया। अच्छी चिकित्सा होने के कारण भारती की हालत कुछ हद तक सुधर गई। वे मन से अपने आप स्वस्थ मानते थे और इसलिए यह विश्वास करने से इनकार करते थे कि उनकी सेहत गिर रही है। वे तब तक अपने क्षीण स्वर में गाते रहे जब तक कि 12 सितंबर सन 1921 को उनकी आवाज़ सदा के लिए शांत न हो गई। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारती की रचनाएं विस्तृत रूप से प्रकाशित होने लगी। आज विश्व के पुस्तकालयों में उनकी किताबें संग्रहित हैं। अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद होने के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और फ्रेंच भाषा में भी उनकी पुस्तकों का अनुवाद हुआ है। सुब्रमण्यम भारती की याद में एडयपुरम में भारतीय मंडल स्थापित किया गया। यहाँ तमिल में महात्मा गांधी द्वारा लिखे शब्दों को पढ़ा जा सकता है, जिन्होंने भारत को अमर बनाया। उन प्रयासों को मेरा आशीर्वाद। चेन्नई के समुद्र तट पर भारती की एक प्रतिमा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनंत लहरों का लयबद्ध नाद उनकी कविताओं को गुनगुना रहा है। भारती द्वारा रचित उनका आखिरी गीत, जो उन्होंने चेन्नई के समुद्र तट पर हुई सभा में अपनी मृत्यु से कुछ सप्ताह पहले गाया था, उनके बहुत लोकप्रिय गीतों में से एक है। भारतीय समुदाय अमर हो। जय हो भारत जन की जय हो। जय हो भारत जन की जय हो। भारत जनता की जय जय हो। भारत जनता की जय जय हो। जय हो जय हो जय हो। धन्यवाद।